इकोनॉमिक गुड्स वर्सेस फ्री गुड्स। अच्छा पहले हमने यहाँ पर टाइप्स देखी गुड्स की सोशल वेलफेयर वाइज, फिर हमने एक टाइप देखी दो गुड्स की, और दो तरह के गुड्स होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। हवा इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड, सही ना। समंदर इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड, इट्स अ फ्री गुड, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। दरिया का पानी इज नॉट एन इकोनॉमिक गुड, इट्स अ फ्री गुड। बॉटल्ड वाटर इज एन इकोनॉमिक गुड। अब उसके ऊपर कुछ लैंड लेबर कैपिटल कुछ प्रोडक्ट की सूरत बना के पेश किया गया, तो मिनरल वाटर जो बॉटल्ड है वो क्या है, वो इकोनॉमिक गुड है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। ओके, सो इकोनॉमिक गुड्स के अंदर जो है ना, डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो सकती है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो सकती है, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का पॉइंट हो सकता है, या मार्केट इक्विलिब्रियम हो सकता है, वो किसी प्राइस के ऊपर होगा। इकोनॉमिक गुड्स में कोई प्राइस पे करनी पड़ती है हासिल करने के लिए। फ्री गुड्स के अंदर ऐसे नहीं, हम ऐसे ही सांस ले रहे हैं, ठीक है। पानी भी ऐसे ही पी लेते थे। अब ये अलग बात है कि बॉटल्स में पैक होकर पानी आ रहा है, कल को ये अलग ऐसा हो सकता है कि सांस लेने की जो हवा है वो बॉटल्स में पैक होकर आ रही है। नहीं, खैर ऐसा भी है। वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लगते हैं पेशेंट्स को, सो एक बारल सिर्फ ऑक्सीजन की फराहमी नहीं है, उसमें पुश भी हो रही है ऑक्सीजन उनको। सब जो नॉर्मल एयर से नहीं ब्रीथ कर सकते, तो वो भी नेचुरल एलिमेंट से ही बने सिलेंडर के अंदर जो एयर है, ठीक है, लेकिन वो पेड फॉर है, वो इकोनॉमिक गुड बन गया। दुनिया में हर चीज, इकोनॉमिक गुड्स भी नेचुरल एलिमेंट से ही बने ना। उनकी बिल्कुल सोर्स पे चले जाओ तो कोई ना कोई नेचुरल प्रोडक्ट से मिल मिला के ही बना है ना दुनिया की हर चीज। लेकिन जिसमें लैंड लेबर कैपिटल लगने के बाद बन के फॉर्म सामने आई, वो इकोनॉमिक गुड बन गया। वो नेचुरल फॉर्म में दो, वो फ्री गुड है। ओके, क्लियर है। सो इकोनॉमिक्स की टर्म्स के अंदर वेल्थ जो है किसी मुल्क की, जो प्राइमरीली जो वेल्थ है वो इकोनॉमिक गुड्स है, जो पैसा बना के देते हैं। आप कहो कि किसी मुल्क के अंदर अगर नेचुरल समंदर है तो भी तो इकोनॉमिक गुड है। क्यों है इकोनॉमिक गुड? क्योंकि टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, लोग उस समंदर में आ रहे हैं। लोग कैसे आ रहे हैं? रोड्स के जरिए, रोड इकोनॉमिक गुड। फ्लाइट्स के जरिए, फ्लाइट इकोनॉमिक गुड। लोग वहाँ आके रेस्ट हाउसेस में रह रहे हैं, वो इकोनॉमिक गुड है। समझ में आ रही? समंदर तो नेचुरल गुड है जिसको देखने आ रहे हैं, लेकिन उसको देखने आने के सपोर्ट में जो जो चीज़ों को इस्तेमाल करके वहाँ पहुँचे और जो वो रेस्ट कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं? वो इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज है। तो गवर्नमेंट की वेल्थ वो वाला समंदर नहीं है जहाँ लोग आ ही नहीं सकते। एक गवर्नमेंट के लिए वेल्थ, एक इकोनॉमी के लिए वेल्थ कौन सा वाला समंदर है जहां पर टूरिस्ट आ सकता है? वो कौन सा समंदर होगा जहां तक एक्सेस है, जहां तक के रास्ते बने हुए, जहां पर रेस्ट हाउसेज है, जहां पर खाने पीने का सामान है, जहां बिजली मुहैया है, वगैरह वगैरह। तो जाके वो फिर जो है ना वेल्थ को उसको काउंट करेगा ना कि हमारे, वरना तो कितने ममालिक में कितनी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी मौजूद है, लेकिन लोग नहीं जा रहे क्योंकि एक्सेस नहीं है वहां तक। सो इट इज नॉट जनरेटिंग एनी इकोनॉमिक बेनिफिट टू देम। जिससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहा है वो इकोनॉमिक गुड है। क्लियर है? वही आपकी वेल्थ में भी शुमार होता है। तो इकोनॉमिक गुड्स आर नॉट द गिफ्ट ऑफ नेचर्स। नेचर के गिफ्ट नहीं है वो, कुदरत के तोहफों से बने हुए होंगे यकीनन, लेकिन फाइनल फॉर्म जो उनकी कुदरत का तोहफा नहीं है बल्कि आर्टिफिशियली बनी हुई कोई चीज़ है। तो एयर क्या है? हवा जो है वो इकोनॉमिक गुड नहीं है, वो गिफ्ट ऑफ नेचर है। लेकिन चेयर टेबल क्या है? चेयर टेबल इकोनॉमिक गुड्स हैं। बस यहाँ बैठे बैठे अगर मिसालें दो तो किसी किस्म की मोटर व्हीकल्स की मिसाल देते, खाने पीने की मिसाल देते, किसी किस्म की एजुकेशनल, कोई भी आप द फार्म सोच लो, द फार्म में जितनी भी आ रहे हैं वो सारे क्या है? हमारे इकोनॉमिक गुड्स हैं। ठीक है। फ्री गुड्स जो कि अबंडेंट है, बहुत सप्लाई जिसकी बहुत मौजूद है, हाईली अवेलेबल है। सनलाइट इकोनॉमिक गुड है। सूरज जब निकलता है तो बिल्कुल भी इकोनॉमिक गुड नहीं हो, सही, वो नेचुरल है। एयर, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल गुड्स है, फ्री गुड्स कहलाते हैं, नेचर के जो होता है। फिर एक और कैटेगरी आ गई गुड्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, बाय कंजम्पशन। बाय कंजम्पशन देखा जाए तो गुड्स मैरिड गुड्स होते हैं और डीमैरिड गुड्स होते हैं। ठीक है। मैरिड गुड्स कौन से? जिनको कंज्यूम करने से फायदा पहुंचता है कंज्यूमर को, ठीक है, और दूसरों को भी पहुंच सकता है फायदा। मिसाल के तौर पे अगर आप एजुकेट हो रहे हो तो इससे आपको तो फायदा पहुंचा है, लेकिन आपके एजुकेट होने से जनरेशन शायद आगे एजुकेट हो जाए, तो एक एजुकेटेड सोसाइटी क्रिएट हो जाए आपके एजुकेशन होने से, आपके एजुकेटेड होने से। तो आपके तमाम दोस्त भी एजुकेटेड है, आप भी एजुकेटेड हो, तो आपकी बातचीत के पास से भी कोई गुजरेगा तो वो कुछ अच्छा ही शायद सीख जाए। सो एक एजुकेटेड सोसाइटी कायम हो रही है। तो एजुकेशन मेरिट गुड तो है ही कि आपको खुद तो फायदा है ही उससे, साथ में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी है उसकी कि उससे सोसाइटी को भी फायदा ही फायदा है।
ठीक है। सो गुड्स की बाय कंजम्पशन देखा जाए दो कैटेगरीज क्या, मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स, ठीक है। इससे पहले दो हेडिंग्स और हैं, ये प्रिंसिपल एक्टर्स वर्सेस थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल एक्टर वो होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी ट्रांजैक्शन की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। किसी चीज का प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वो उसका डायरेक्ट पार्टी है, और जो उसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन से ताल्लुक नहीं रखते वो सब थर्ड पार्टी है। तो क्या हमारी किसी रोजमर्रा की जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, क्या वो किसी थर्ड पार्टी को इंपैक्ट करती है या नहीं, और उससे बिजली बन रही है और वो बिजली मैं कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरी कंजम्पशन की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी भी एक मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई फैक्टर है ना, डायरेक्ट से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थोड़ी है। जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा और जो कंज्यूम नहीं कर रहा वो बेचारा उसको फिर भी नुकसान पहुंच रहा है, तो थर्ड पार्टी हो गया। या जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी ट्रांजैक्शन में उसको फिर भी फायदा पहुंच रहा है, उस केस में भी वो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी को फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरिट और डीमेरिट गुड्स के अंदर फिलहाल हम डायरेक्ट पार्टी की बात करेंगे ज्यादा, कि मेरिट गुड्स के जो डायरेक्ट खुद कंज्यूमर है उसको फायदा हो रहा है और उसको जिससे नुकसान हो रहा है वो है मेरिट और डीमेरिट गुड्स। जैसे कि यहां क्या मिसाल दी हुई है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी या हेल्थ केयर सर्विसेज की मिसाल लेते हैं। पहले हेल्थ केयर सर्विसेज से जिसको हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है उसको खुद फायदा हो रहा है उसको कंज्यूम करके, कि वो हेल्दी हो रहा है। वो अगर बीमार था तो उसको दवा मिल रही है, वो उससे हेल्दी हो गया, तो उसको वो डायरेक्ट पार्टी है इसके अंदर ना, तो इसके लिए मेरिट गुड है। एजुकेशन उसके लिए मेरिट गुड है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी है तो एक तो उसके लिए मेरिट गुड है कि वो नेचुरल सोर्सेज से दोबारा डेवलप हो जाती है, उसको बार बार पे ऑफ नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये एक ऐसा मेरिट गुड है जिससे एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, सोलर एनर्जी या विंड पावर एनर्जी होती है, या आपके वाटर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। उनको यूज करके, ना कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करके आपको तो बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एनर्जी मिल रही है, मेरिट गुड है। ये मेरिट गुड किस वजह से आपको, आपके लिए मेरिट गुड क्यों है, आपकी कंजम्पशन से अगले दिन फिर भी आपकी बिजली अवेलेबल है, रिन्यूएबल है। साथ में इसका मेरिट जो है सोसाइटी पे भी, तो इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी है, लेकिन उसको अब अलग हेड में मजीद आगे देखेंगे। बहरहाल ये आप पढ़ेंगे तो मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स का आपको फर्क समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अल्कोहल, टोबैको, फास्ट फूड, ये सब क्या डीमेरिट गुड्स हैं, खुद इसकी कंजम्पशन नुकसानदेह, ठीक है। और मेरिट गुड्स को लेकर मार्केट फेलियर की क्या असम्पशन है कि मेरिट गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड और डीमेरिट गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, व्हाई आर मेरिट गुड्स अंडर प्रोवाइडेड? मेरिट गुड्स अंडर प्रोवाइडेड क्यों, अंडर कंज्यूम्ड क्यों है? जितने कंज्यूम होने चाहिए उससे कम कंज्यूम्ड है। कितने कंज्यूम होने चाहिए, ला तादाद कंजम्पशन होनी चाहिए इसकी, उससे कम कंजम्पशन। क्यों? या तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इसके कितने फायदे हैं। लोग समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेट होऊंगा तो इससे मुझे फायदा नहीं। भाई सिर्फ आपको फायदा नहीं है, आपके आने वाली जनरेशन्स को भी फायदा है इसका, सही है। आप अगर एक हेल्दी डाइट, ऑर्गेनिक डाइट ले रहे हो तो इससे सिर्फ आपको फायदा नहीं है, आपके आसपास के लोगों को फायदा है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे तो आपका घर डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसकी अवेयरनेस अगर बाय फार एंड वाइड हो कि इससे कितना फायदा है, तो सब सिर्फ मेरिट गुड्स ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। डीमेरिट गुड्स का केस ही क्रिएट नहीं होता। इसी तरीके से तो मेरिट गुड्स क्यों अंडर प्रोवाइडेड और अंडर कंज्यूम्ड क्यों होते हैं? यहां पर वैसे अंडर कंज्यूम्ड लिखना चाहिए था, 12 अंडर प्रोवाइडेड और अंडर कंज्यूम्ड। एक तो लिमिटेड अवेयरनेस के उसके बेनिफिट्स दरअसल कितने हो सकते हैं वो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, वाइडर बेनिफिट्स नॉट कंसिडर्ड, कि इसके जनरेशन टू जनरेशन कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये नहीं सोचते कि कितने आपके जो है ना एक इंडिविजुअल को अकेले को बेनिफिट नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी को इससे बेनिफिट है। ये मिलती जुलती हेडिंग्स है दोनों। तीसरा, शॉर्ट टर्म फोकस अगर लोगों का हो कि भाई शॉर्ट टर्म अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैं ज्यादा जो है ना अभी शॉर्ट टर्म फोकस कर रहा हूँ कि नहीं यार अभी जो है ना पढ़ाई पे इसके इतना पैसा क्यों डालूं, अभी फिलहाल जो है ना बस इसको किसी जो है ना किसी भी रीजनेबल सी जगह से पढ़ा दो और बाकी हमारे रोजमर्रा के खर्चे पूरे हो जाए, गर्मी इतनी होती है, एसी लगवा ले, ये कर ले, वो कर ले। वो चीज़ों पर खर्च कर लिया आपने, पढ़ाई पे खर्च नहीं किया। वो तालीम पे अगर आप खर्च करते तो वो पता नहीं कितना ज्यादा बेनिफिट होता उसको, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट अभी सोचा कि अभी के लिए क्या है। शॉर्ट टर्म फोकस जहां आपका होता है ना, तो आप इसी वजह से कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली चीजों के ऊपर शायद स्पेंड नहीं कर रहे होते। और लॉन्ग टर्म सबसे बेस्ट क्या है, वो हेल्थ, एजुकेशन, ये वो वाली चीज है कि जो आपको बहुत अच्छा, सोसाइटी को एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ वजूहत है जिनकी बना पर मेरिट गुड्स को अंडर कंज्यूम्ड होते हैं या अंडर प्रोवाइडेड होते हैं। डीमेरिट गुड्स तो जितना एक यूनिट भी कंज्यूमर रहता है वो ओवर कंज्यूम्ड है। अच्छा भाई, फिर आ जाते एक और टाइप पे गुड्स की,
आपसे कोई पूछे गुड्स की क्या टाइप्स है, गुड्स कितने तरह के होते हैं, गुड्स 2 तरह के होते हैं। भाई पहले तो बताओ गुड्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कैसे? अच्छे और बुरे। अच्छा, गुड्स और भी 2 तरह के होते हैं। कैसे? पब्लिक प्रोवाइडेड, प्राइवेट, पब्लिक गुड्स या प्राइवेट गुड्स। गुड्स और 2 तरह के होते हैं। कैसे? जिसके जो है ना पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है। मतलब टाइप्स में भी बहुत सारी टाइप्स है ना, तो अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया हुआ है सारी टाइप्स को। एक थी बाय कंजम्पशन, एक थी बाय सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। इसी तरह से एक पीछे टाइप गई फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड की। सही है कि कुछ होता है नेचुरली प्रोवाइडेड होता है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर के तौर पे, कुछ होते हैं जिसके ऊपर लैंड लेबर कैपिटल लगता है और कुछ बनते हैं, वो इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। बहरहाल, तो फिर एक और चौथी कैटेगरी में आए टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सोशल इंपैक्ट। यहां तक लेके आना था आपको असल। गुड्स एंड सर्विसेज की टाइप्स बाय सोशल इंपैक्ट से मुराद कि सोसाइटी पे पूरे इंपैक्ट क्या है। अब सोसाइटी पे किसी भी गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने या कंज्यूम करने के 2 इंपैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है ना। गुड्स प्रोड्यूस करने के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, और कंज्यूम करने के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। क्लियर हो रही है? सोशल इंपैक्ट किसे कहते हैं? सोशल इंपैक्ट कहते हैं पूरी सोसाइटी के इंपैक्ट को, सोसाइटी को जो इंपैक्ट हुआ है। इस सोसाइटी के इंपैक्ट में कौन कौन शामिल है? प्राइवेट और एक्सटर्नल, थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज की जगह मैं एक्सटर्नल कर रहा हूँ। सोसाइटी पे इंपैक्ट, प्राइवेट इंपैक्ट प्लस एक्सटर्नल इंपैक्ट को मिलाते हैं तो पूरा सोशल इंपैक्ट बनता है। प्राइवेट का इंपैक्ट क्या है? प्राइवेट को जो बेनिफिट मिल रहा है वो प्राइवेट बेनिफिट कहलाएगा, और प्राइवेट की जो ऊपर अखराजात है वो प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, वो मैंने खरीदी, वो मेरी प्राइवेट कॉस्ट है। उसके अंदर फ्यूल डाल रहा हूँ, वो मेरी प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन उस गाड़ी से फ्यूल डालने के बाद फिर जितना फायदा मैं उठा रहा हूँ उसको अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बयान कर सकूँ तो मेरा प्राइवेट बेनिफिट है। मसलन गाड़ी मैंने खरीदी, या चलो खरीदी नहीं, किराए पे ली, एक दिन का उसका किराया मुझे 3,000 रुपये भरना पड़ा, और उस दिन उसमें पेट्रोल भरा 2,000 का, तो 5,000 प्राइवेट कॉस्ट हो गई मेरी। 5,000 रुपीज़ प्राइवेट कॉस्ट है। उससे बेनिफिट ये मिला कि हाँ 5 दोस्त जो है वो पूरे दिन सैर और सपाटा करके आए। अगर वो सारा सैर सपाटा हम टैक्सी के जरिए करते तो हमें मिसाल के तौर पे 8,000 का खर्चा होता। तो 8,000 तक का खर्चे का बेनिफिट हमें मिला 5,000 में, तो नेट हमारा बेनिफिट हुआ कितने का? 3,000 का। कॉस्ट कितनी थी? प्राइवेट कॉस्ट कितनी थी? 5,000, और बेनिफिट कितने का उठाया? 8,000 वाला, 8,000 तक का बेनिफिट उठाया। तो प्राइवेट आपको जो नेट बेनिफिट मिला वो कितना? 3,000 का। अब एक्सटर्नैलिटीज भी तो गिनो कि आप जिस गाड़ी में घूमे उससे एनवायरनमेंट को कितना कार्बन इमिशन किया उस गाड़ी ने, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा। अब यार इस चीज को मॉनेटरी नंबर्स में लेके आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको हम मॉनेटरी नंबर्स में लेके आते हैं तो देखते क्या है, ठीक है ना। एक्सटर्नल के अंदर बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट ये है कि तकरीबन आपने पूरे एनवायरनमेंट को बाय 1,000 रुपीज गंदा किया, इतना गंदा किया कि जिसपे 1,000 रुपये लगेगा तो रिस्टोर होगा। लेट सपोज कि इतना कार्बन इमिशन हुआ है कि जो 1,000 रुपये लगाने के बाद खत्म हो सकता है, सही है। या पूरे दिन जितना कार्बन इमिशन हुआ और जितनी नंबर ऑफ कार्स थी पूरे दिन, पता नहीं मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए का कार्बन इमिशन हुआ है। 1 अरब रुपए का कार्बन इमिशन क्या था? वो ये होता है कि 1 अरब लगेगा उसको दोबारा रिवर्स करने में, उस कार्बन इमिशन के इंपैक्ट को रिवर्स करने के लिए 1 अरब तक के पौधे लगेंगे। तो उस दिन का जो कार्बन इमिशन था उसमें आपका उस 1 अरब में से 1,000 रुपए तक का इंपैक्ट शामिल था, बाकी दूसरी गाड़ियों का होगा। क्लियर हो रही है ना अब तो थोड़ी थोड़ी। जबकि एक्सटर्नल बेनिफिट ये कि आपने मिसाल के तौर पे वो जो अलग अलग गाड़ियों पे बैठ के इधर उधर जाना आना, शायद वो नहीं कि आपने एक रेंट कार कर ली, 5 अलग अलग अफराद मिसाल के तौर पे वो वापस घर जाते तो अलग अलग टैक्सियों में आपने उसी रेंट कार को सबको घरों पे भी छोड़ के फिर आपने घर पे फाइनल जो जिसके पास से ली थी उसको पैसे दिए और वापस क्या, और खुद पैदल आ गए घर पे। तो नंबर ऑफ कार्स ज़्यादा नहीं लगी, एक ही गाड़ी में सारा काम हो गया। तो एनवायरनमेंट को बेनिफिट ये हुआ कि उस दिन कार्बन इमिशन थोड़ा कम हुआ। कितने का कम हुआ? मिसाल के तौर पे वो कार्बन इमिशन 5 बंदों की 5 गाड़ियों की जगह एक ही गाड़ी में काम हो गया, ठीक है। तो कार्बन इमिशन मिसाल के तौर पे जो रिड्यूस हुआ वो 4,000 से रिड्यूस हुआ। ₹4,000 से कार्बन इमिशन रिड्यूस होना मतलब ये एनवायरनमेंट को एक बेनिफिट मिला, वरना आमतौर पे 5 गाड़ियां निकलती, एक गाड़ी पे काम हो गया, ऐसा समझो।
और 1000 से एनवायरमेंट को कॉस्ट हुई क्योंकि कार्बन इमिशन हुआ, तो नेट एक्सटर्नल बेनिफिट हुआ 3000 का। तो नेट इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना हुआ इस जर्नी का, पूरा सोशल इंपैक्ट कितना हुआ 6000 का। ठीक है, अब तुम ये जब पढ़ने लगोगे तो समझोगे सोशल बेनिफिट्स आपके कहलाते हैं प्राइवेट के बेनिफिट्स को और एक्सटर्नल बेनिफिट्स को ऐड कर दो, वो कहलाते हैं सोशल बेनिफिट्स। यहां पर सोशल बेनिफिट अगर मुझे निकालना होगा ना तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ब्लू पेन से बता रहा हूं। प्राइवेट के बेनिफिट्स में एक्सटर्नल वाले बेनिफिट्स को ऐड कर दो, तो प्राइवेट बेनिफिट्स कितने हैं 8000 के और एक्सटर्नल बेनिफिट्स कितने हैं 4000 के, तो 12000 से सोशल बेनिफिट हुए, सोशल बेनिफिट। ठीक है, और सोशल कॉस्ट कितनी की हुई, प्राइवेट कॉस्ट 5000 और एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी हुई 1000, सोशल कॉस्ट हुई 6000 की, सोशल कॉस्ट, सॉरी फॉर राइटिंग। तो 6000 आपका क्या हुआ नेट सोशल इंपैक्ट, सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आया आपका नेट सोशल इंपैक्ट इस डिसीजन का कि हम एक ही गाड़ी करा के अगर जाएं और आए, ना कि 5 गाड़ियों में जाएं और आए। ठीक है ना, तो नेट सोशल इंपैक्ट इससे बेहतर हुआ। ठीक है, वरना आमतौर पे आप 5 गाड़ियां लेते हैं लेट्स सपोज। तो आपके सोशल बेनिफिट को यहां पर एक पैराग्राफ में बताया कि सोशल बेनिफिट में आपके प्राइवेट बेनिफिट एडेड होते हैं प्लस थर्ड पार्टी बेनिफिट्स। थर्ड पार्टी बेनिफिट्स को हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी कहते हैं। तो आपके प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स इज इक्वल्स टू सोशल बेनिफिट, जिसमें प्राइवेट बेनिफिट को यहां डिफाइन किया हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन के अंदर डायरेक्ट पार्टीज इन्वॉल्व है उनको जो बेनिफिट हुआ है, और एक्सटर्नल बेनिफिट्स का मतलब ये कि जो पूरी सोसाइटी को या पूरे एनवायरमेंट को बेनिफिट पहुंचा। क्लियर हो रही है। सोशल कॉस्ट भी ऐसे ही है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट जो हमने वहां भी निकाली। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट का पैरा पढ़ोगे, फिर प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नल कॉस्ट को नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट का दूसरा नाम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और एक्सटर्नल बेनिफिट्स का दूसरा नाम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। कि थर्ड पार्टीज को जो फायदे होते हैं वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, थर्ड पार्टीज को जो नुकसान होते हैं वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है। क्लियर हो रही है सो फार। ठीक है, सोशली ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहां पर ये बात क्लोज होगी। हमारी जो पिछली मिसाल थी जिसमें 6000 का नेट सोशल इंपैक्ट पॉजिटिव था, ठीक है ना, सोशली ऑप्टिमम आउटपुट का मतलब सोशल बेनिफिट जब ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट होता है। एक ये केस हो सकता है, एक होता है सोशल बेनिफिट आर इक्वल टू सोशल कॉस्ट, और एक हो सकता है सोशल बेनिफिट्स आर लेस देन सोशल कॉस्ट। जब सोशल बेनिफिट जो पूरी सोसाइटी को फायदा हुआ है, प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल पार्टीज उन सबको जो फायदा हुआ है, वो अगर 12000 का हुआ है, वो ज्यादा है और कॉस्ट हुई है 6000 की, तो सोशल बेनिफिट ज्यादा है सोशल कॉस्ट। एक केस ये है। एक केस ये है कि सोसाइटी को बेनिफिट 8000 का होता, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट मिला लो तो 8000 का होता, और सोसाइटी को जो कॉस्ट लगती मतलब प्राइवेट कॉस्ट लेट्स सपोज 5000 प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट 3000, तो वो भी 8000 होती, ये इक्वल का केस हो जाता। और सोशल बेनिफिट अगर कम होता, सोसाइटी को जो बेनिफिट हुआ है आपके इस डिसीजन से कि आप जो है मिसाल के तौर पे 5 अफराद एक ही गाड़ी में जाओ, लेकिन वो गाड़ी इतना धुआं छोड़ने वाली थी कि आपकी 5 पर्सनल गाड़ियां ज्यादा बेहतर थी, तो आपके बेनिफिट तो भले 12000 का हुआ है, लेकिन सोसाइटी को जो उसकी कॉस्ट आ गई ना, इतना सारा धुआं आपने एनवायरमेंट पे छोड़ दिया, उसकी कॉस्ट 15000 आ गई। तो पहला नीचे वाला केस तो पक्का ऑप्टिमम नहीं है कि जिसमें बेनिफिट कम है सोसाइटी को नुकसान ज्यादा है। सोसाइटी के बेनिफिट पे किसको गिनते हैं, सिर्फ प्राइवेट का बेनिफिट नहीं गिनते, सिर्फ आपको कितना वो नहीं गिनते, बल्कि पूरे एनवायरमेंट को कितने का फायदा हो वो भी गिनते हैं। तो उसमें से 12000 बन रहा है, लेकिन नुकसान एनवायरमेंट प्लस आपको पर्सनली मिला के, तो आपकी जेब से जो पैसा गया प्लस पूरे एनवायरमेंट को जो बेयर करना पड़ रहा है पोल्यूशन, वो 15000 तक का है। तो ये केस तो ऑप्टिमल कहीं से भी नहीं है, सही ना। ये इसका नेट इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ऊपर वाले का नेट इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव है, जबकि इसका नेट इंपैक्ट है ऑप्टिमम। एक इकोनॉमी ये चाहती है, आइडियल पोजीशन ये नहीं है, ये है। ये आइडियल पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर द एक्स्ट्रा 6000 जो बेनिफिट हो रहा है, 6000 जो पॉजिटिव हो रहा है, फॉर दैट बेनिफिट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द बेनिफिट इज नॉट बीइंग पेड फॉर, उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। समझ आई। ये जो 1000 से एनवायरमेंट गंदा कर रहे हैं हम लोग, पांचों एक ही गाड़ी में जाके 1000 से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन 4000 का फायदा भी दे रहे हैं।
तो इस 4000 में जो इजाफी 3000 का फायदा, उसके बदले हमें क्या मिला? उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला। सो एक बेनिफिट क्रिएट हुआ है, तो उस बेनिफिट को जिसने क्रिएट किया उसका रिटर्न उसको ना मिले तो भी मार्केट फेलियर है। मार्केट की ऑप्टिमम पोजीशन क्या है कि जो प्रोवाइडर्स हैं जिस जिस चीज के, वो मार्केट को जो भी इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं तो उसको, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचा रहे हैं तो उसको कैंसिल ऑफ करें उतने ही पॉजिटिव इंपैक्ट से। उससे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट अगर वो करेंगे तो वो कहेंगे कि यार हमने कुछ पॉजिटिविटी ऐड की है मार्केट के अंदर, उसके बदले हमें क्या मिला। सही है? तो अनफेयर हो गया ना। दूसरे एंड पे जो एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं वो पे फॉर नहीं कर रहे एनवायरमेंट को करेक्ट करने के लिए, तो इस बंदे का जो पॉजिटिव है वो उनके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, तो उनको पेनल्टी क्यों नहीं हुई? थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है थ्योरेटिकल। दिस इज अ मैच्योर सब्जेक्ट, एक मैच्योरिटी रिक्वायर करेगा। ये टॉपिक जो है ना मार्केट फेलियर, ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि यार एक सिचुएशन को कितने एंगल से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो हम एक बात कर रहे हैं वही अपने आप के खिलाफ भी जा रही है। तो इकोनॉमिस्ट कभी भी ये चिकन एग आर्ग्यूमेंट बन जाता है। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ग्यू करने जाओ ना तो चिकन एग आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को कहे कि भाई हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। क्यों हेल्थ पे इन्वेस्ट करो? लोग हेल्दी होंगे तो ही तो अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे। वो कह रहा है भाई पढ़े लिख के पढ़ाई लिखाई पे इन्वेस्ट करो। क्यों? लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, तभी तो जो है ना हॉस्पिटल्स क्रिएट होंगे। तो ऐसा चिकन एग आर्ग्यूमेंट है कि पहले हॉस्पिटल बनाए या एजुकेट करें। भाई एजुकेट करोगे तो लोग डॉक्टर्स बनेंगे तो हॉस्पिटल बनेंगे। भाई हॉस्पिटल्स बनाओगे और तो लोग जो है ना सर्वाइव कर पाएंगे, वरना बर्थ पे पैदाइश पे ना मर जाए, वो सर्वाइव ही कर पाएंगे हॉस्पिटल होंगे तो। एक इकोनॉमिस्ट है ना चिकन एग आर्गुमेंट से ऊपर जाके देखता है कि किस चीज की मटेरियल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। समझ आ रही? सो ये मार्केट फेलियर का टॉपिक आपको यहां पर आके चैलेंज करता है। सो सोशली ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता? द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर सोशल कॉस्ट इक्वल्स सोशल बेनिफिट, जिसमें ये वो पॉइंट है कि जिसमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है। आप कहोगे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोशल बेनिफिट यहां पर मैक्सिमाइज्ड है। नहीं बेटा, यहां पर तो मुझे 8-8 हज़ार का दिख रहा है। नहीं बेटा, यहां पर मैक्सिमाइज्ड अगर आपको लग रहा है तो गलत लग रहा है। पता है क्यों? यहां पर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके बदले पे फॉर नहीं कर रहा ना कोई। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता उसके बदले कोई और पे फॉर कर रहा होता तो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती 6000, वो पे फॉर कर रहा होता, 6 बराबर हो जाता ना। क्लियर हो रही है? स्लाइड सी भी क्लियर होती है, गुड इनफ। ठीक है, इसके बाद अब आपके आगे एक केस स्टडी रखा है। इस केस स्टडी को पढ़ेंगे आप पूरा, उसके बाद अपना ओपिनियन देंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन? शैल द गवर्नमेंट गो ऑन विद दिस प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट बताया है कि अगर मेट्रोवेल सिटी के अंदर, ठीक है ना, एक ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि वहां पर एक सबवे बनाई जा रही है। वो सबवे क्या करेगी? वो अंडरग्राउंड सबवे पूरा है कि जो ट्रैफिक को कंजेक्शन कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं सबवे के तौर पे। अंडरग्राउंड जाके टनल्स बने हुए, उसके अंदर ट्रेन है पूरी जो एक तरफ से दूसरी तरफ जैसे सबवेज लेके जाती हैं। हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भाई हम एक मिसाल को समझने के लिए, तो उसकी यहाँ पर प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट आपको इसी पूरे पैसेज में मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपने प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड करके सोशल बेनिफिट निकालना है, और प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड करके सोशल कॉस्ट निकालनी है। सोशल कॉस्ट वर्सेस प्राइवेट कॉस्ट, फिर सोशल कॉस्ट वर्सेस सोशल बेनिफिट कंपैरिजन करना है कि वो इक्वल है तो ऑप्टिमम होगा, या कम या ज्यादा है देख लेना पूरा। ठीक है, उसके ऊपर थियोरेटिकली लिखने की कोशिश भी करोगे, फिर अपना ओपिनियन दोगे क्या गवर्नमेंट को चाहिए इस प्रोजेक्ट के साथ गो ऑन करे कि ना करे।